औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी का फिर एक बार संविदा उर्दू ई क्लासेस में खैर मक़दम किया जाता है। आज हम 10वीं जमात का मज़मून साइंस पढ़ेंगे। मैं फरजाना बेगम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम की मददगार मौलिमा हूँ, ज़िला कलबुर्गी। हमने आमाले ज़िंदगी के 3 हिस्से मुकम्मल कर लिए थे। ये हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा है जिसका नाम है इखराज। क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास पर एक नज़र डालते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने देखा था कि नक़्ल हमल किस तरह से अंजाम दिया जाता है। इंसानों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग़िज़ा और इखराजी महसूलात की नक़्ल हमल किस तरह से की जाती है। निज़ाम दौरान दिल, खून और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है। नबातात में नक़्ल हमल हमने देखा था, और नबातात में नक़्ल हमल पानी, मादनियात, ग़िज़ा और दीगर मादों के नक़्ल हमल का काम वाई बाफ्तों यानी वास्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, जो कि ज़ाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल है। आइए हम आज का सबक का आगाज़ करेंगे। अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। इखराज किसे कहते हैं हम देखेंगे। इंसानों में इखराज के बारे में, इखराजी निज़ाम के बारे में हम मुताला करेंगे। नेफ्रॉन की साख्त के बारे में हम देखेंगे। पौधों में इखराज किस तरह से होता है इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इखराज किसे कहा जाता है? वो हयातियाती अमल जिसके ज़रिए नुकसानदा तहवीली फजूल मादों को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है, इखराज कहलाता है। यानी ऐसे मादे जो हमारे जिस्म में बनते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदा होते हैं, तग़ज़िया के बाद जो मादे बेकार होते हैं जैसे यूरिया वगैरह का जिस्म से बाहर खारिज करने का अमल इखराज कहलाता है। मुख्तलिफ उज़विये इस काम को मुख्तलिफ तरीक़ों से अंजाम देते हैं। बहुत से इक़ल्वी उज़विये जो होते हैं, वाहिद क़ुल्वी उज़विये, इन फजलात को जिस्म की सतह से अम्ल नफूस के ज़रिए पानी में खारिज कर देते हैं। तो वाहिद क़ल्वी जानदार में इखराज का अमल बहुत ही सादा होता है, जबकि पेचीदा कसीर क़ल्वी जानदार में इस अमल को अंजाम देने के लिए मखसूस आज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। मखसूस आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जानदार जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं जो इखराज का अमल अंजाम देते हैं। हम देखेंगे कि इंसानों में इखराजी आज़ा कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ इखराजी आज़ा की शक्ल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जिल्द है, हमारी जिल्द के ज़रिए पसीना नमकियात की शक्ल में खारिज किया जाता है। जिगर के ज़रिए अमोनिया खारिज किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो आखिरी हिस्सा है जिसे हम मबरस कहते हैं, मबरस के ज़रिए गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को खारिज किया जाता है। फेफड़ों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है। और आज हम देखेंगे कि गुर्दों के ज़रिए किस तरह से फजूल मादे यूरिन की शक्ल में यानी पेशाब की शक्ल में खारिज किए जाते हैं। जिस्म में बनने वाले फजूल मादे देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तग़ज़ियाई फजलात, तग़ज़िया का अमल मुकम्मल होने के बाद जो फजलात बचते हैं उसको तग़ज़ियाई फजलात कहा जाता है। और तनफ़ुसी फजलात जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुँचा दिया जाता है, वहाँ से वो खारिज कर दी जाती है नाक के ज़रिए। नाइट्रोजनी फजलात जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और ज़ायद पानी वगैरह, ये तमाम फजलात हैं जो हमारे जिस्म में बनते हैं। इंसानों में इखराज, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों में इखराज, निज़ाम इखराज में एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी हालिब यूरेटर और एक मसाना और एक मबाल पर मुश्तमिल है। गुर्दे क्या काम अंजाम देते हैं? ये खून को छानकर फजूल मादों को हटाने का काम अंजाम देते हैं। हालिब ये पेशाब गुर्दों से निकालकर मसाने तक पहुंचाता है। मसाने में पेशाब को ज़ख़ीरा किया जाता है, मवाल के ज़रिए खारिज किया जाता है। यहाँ पर देखिए इखराजी निज़ाम। इखराजी निज़ाम में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एक जोड़ी गुर्दे नज़र आ रहे हैं। अगर हम गुर्दों को देखेंगे तो आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं? वो लोबे की बीज की तरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक जो बाएं तरफ का गुर्दा है वो थोड़ा सा ऊपर की जानिब है, जबकि दाएं तरफ का गुर्दा थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। और इनसे जुड़ी एक पाइप नुमा शक्ल है, वो एक जोड़ी पाई जाती है जिसको हम हालिब कहते हैं। हालिब का काम क्या है? ज़ख़ीरा शुदा यूरिन को मसाने में, यूरिन जो बनता है वो यूरिन को मसाने में ज़ख़ीरा करना। और यहाँ पर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है? खून की नालियाँ नज़र आ रही हैं। रीनल शीरियान है, रीनल वरीद है। इसके ज़रिए ऐसा खून जिसमें फजलाती मादे पाए जाते हैं वो गुर्दों तक पहुँचाया जाता है, और खून साफ़ होने के बाद वरीद के ज़रिए दिल तक पहुँचाया जाता है, वहाँ से वो पंप होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। इंसानों में इखराज, गुर्दे खून से ज़ायद पानी, नमकियात, नाइट्रोजनी फासिद मादे जैसे यूरिया का इखराज पेशाब की सूरत में करते हैं। हमारे जिस्म में 2 गुर्दे हैं जो रीढ़ की हड्डी के
दाएं और बाएं जानिब वाक़ होते हैं। अभी आपने देखा कि बायां गुर्दा निस्बतन थोड़ा सा नीचे वाक़ होता है, जबकि दायां जो है वो थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। इन दोनों गुर्दों से एक नली निकलती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। इंसान एक दिन में तकरीबन 1.5 लीटर पेशाब यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1.5 लीटर तकरीबन यूरिन हमारे पास बनता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि पानी की क़िल्लत से हम महफूज रह सकें। जिस्म में पानी की क़िल्लत से महफूज रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। आइए देखें कि गुर्दे की शक्ल किस तरह से होती है। ये गुर्दे का क्रॉस सेक्शन शक्ल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। दरमियान से जब उसको कट किया जाता है तो इस तरह से नज़र आती है शक्ल। यहाँ पर देखिए जो ऊपर का जो कवर है ये है, उसका कवर क्या कहलाता है? ऊपर का जो इसकी परत है उसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल के अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स की शक्ल के नीचे आप देख सकते हैं आपको मुसल्लस नुमा साख्त नज़र आ रही है। इनको पिरामिड कहा जाता है और ये तमाम मुसल्लस नुमा साख्तों को मिलाकर मेडुला कहा जाता है। और यहाँ से एक पाइप नुमा शक्ल बाहर निकल रही है जिसे यूरेटर या हालिब कहा जाता है, जो आगे जाकर मसाने से मिलती है। जब तकबीर शुदा शक्ल को हम देखेंगे गुर्दे की, तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से गुर्दे की शक्ल को मेडुला को हम निकाल कर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, इस तरह की साख्त नज़र आ रही है। ये साख्त को आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे नेफ्रॉन कहेंगे। मुतअद्दिद नेफ्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों गुर्दों में तकरीबन मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही करीबी तौर पे जुड़े हुए होते हैं। पेशाब किस तरह तैयार होता है? पेशाब बनने का मकसद खून से फुजलाती मादों को छानना। खून के अंदर जो भी फुजलाती मादे होते हैं, बेकार मादे होते हैं, उसको छान कर खारिज करने का काम है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के ज़रिए अलहदा किया जाता है, अलवलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है और नाक के ज़रिए उसको खारिज किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह यूरिया और यूरिक एसिड जैसे फुजलाती मादे जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं हमारे जिस्म में, तो इनको जिस्म से खारिज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन मादों को खून से अलहदा करने का काम है गुर्दों का। गुर्दों के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट फेफड़ों की तरह ही बहुत ही पतली दीवारों के से बने होते हैं, जिसे कैपिलरीज का गुच्छा होता है गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन में। तो वो कैपिलरीज के गुच्छे से एक ट्यूब के प्याले नुमा सिरे से मुल्हिक होता है, जिसे मुख्तिर यानी जहाँ से मुख्तिर यानी जमा होता है, यानी बेकार जो फजूल मादा होता है पेशाब की शक्ल में जमा होता है। यहाँ पर देखिए आप हर एक गुर्दे में इस किस्म की मुतअद्दिद तख्तीरी इकाइयाँ होती हैं। तख्तीरी इकाइयाँ यानी फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जहाँ पर पेशाब को साफ़ किया जाता है, खून की सफाई होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन एक दूसरे से बहुत ही करीब तौर पे जुड़े हुए होते हैं। इब्तिदाई मुख्तिर में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, नमक और काफ़ी मकदार में पानी पाया जाता है। जैसे जैसे इस ट्यूब से वो गुजरता है तो ये मादे मुंतखबा तौर पर दोबारा जज्ब हो जाते हैं। यानी एक दफ़ा जब मुख्तिर खून से मुख्तिर अलहदा हो जाता है तो उसके अंदर ज़रूरी मादे भी होते हैं और आगे जाकर ये ट्यूब के अंदर मुंतखबा तौर पर जज्ब हो जाते हैं। दोबारा जज्ब होने वाले पानी की मकदार इस बात पर मुनहसिर करती है कि जिस्म में कितने पानी की ज़रूरत है, जिस्म में कितना ज़ायद पानी है और हलशुदा फजले की कितनी मकदार को खारिज करना है। गुर्दे के अफ़आल, क्या काम हमारे गुर्दे अंजाम देते हैं? नंबर 1, ये यूरिया जैसे फासिद मादों का इखराज करते हैं। यूरिया एक जहरीला मादा है, अगर हमारे खून में रहेगा तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा यूरिया को खारिज करते हैं गुर्दे और जिस्म के ज़ायद पानी को खारिज करते हैं। और ज़ायद नमकियात, जो ऐसे नमकियात जिसको हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें भी गुर्दों के ज़रिए खारिज किया जाता है। हर एक गुर्दे में बनने वाला पेशाब एक लंबी ट्यूब नली नुमा शक्ल में दाखिल होता है, जिसे हालिब कहते हैं। ये गुर्दों को मसाने से मुंसलिक करते हैं। मसाने में पेशाब इस वक्त तक जमा होता रहता है जब तक ये फैले हुए मसाने का दबाव मबाल के ज़रिए से बाहर निकाल ना दे। मसाना एक उज़लाती उज़ू है और जिसका हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, दिमाग के काबू में वो होता है। नेफ्रॉन की शक्ल आप यहाँ पर देखिए बच्चों। नेफ्रॉन की शक्ल में आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, एक कप नुमा शक्ल है। कप नुमा शक्ल को बोमन कैप्सूल कहा जाता है। बोमन नामी साइंसदान ने इसे सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो उसे उसी के नाम से बोमन कैप्सूल कहा जाता है। बोमन कैप्सूल के अंदर
कैपिलरीज की यानी खून की छोटी छोटी जो नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो खून को फिल्टर करता है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। पाया जाता है ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के अंदर। बोमन कैप्सूल किससे बना होता है? कैपिलरीज की गुच्छा होता है ये, यानी खून की छोटी छोटी नालियाँ जो होती हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं, उसका गुच्छा यहाँ पर होता है। हमारे खून में पाए जाने वाले फजूल मादों को क्या करता है? छानने का काम अंजाम देता है। अब यहाँ पर आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ ग्लोमेरुलस के आगे बोमन कैप्सूल की आपको फोल्डेड शक्ल नज़र आ रही है जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसके नीचे आपको एक यू नुमा शक्ल नज़र आ रही है, ट्यूब की शक्ल, जिसको हेनले का लूप कहा जाता है। और इसके आगे फिर यही ट्यूब जो है कंटिन्यू होता है और वो फोल्डेड शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, मुड़ी हुई शक्ल में। इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है और ये ट्यूब्यूल जाकर कहाँ पर मिलता है? ज़ख़ीरा करने वाली नली से मिलता है जो आगे जाकर हालिब में खुलता है। यहाँ पर हमारा खून में जो है ना रीनल शरीयान के ज़रिए खून हमारे बोमन कैप्सूल में दाखिल होता है। जब खून बोमन कैप्सूल में दाखिल होता है तो खून में पाए जाने वाले तमाम फजलाती मादे बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में फिल्टर होते हैं और आगे की तरफ भेजे जाते हैं और साफ जो खून होता है, जो फजलाती मादों से साफ खून होता है, दोबारा वो जिस्म की तरफ पहुँचाया जाता है। तो जैसे खून यहाँ पर दाखिल होता है बोमन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस के ज़रिए वो मुख्तिर होता है, फिल्टर होता है। होने के बाद अब इसके अंदर थोड़ी सी मकदार में क्या होता है? ग्लोमेरुलस में जो खून फिल्टर होता है उसे ग्लोमेरुलर तख्तीर कहा जाता है। तो हमारा जो यूरिन होता है वो 3 मरहलों से होकर गुजरता है। सबसे पहला मरहला है ग्लोमेरुलर तख्तीर। ग्लोमेरुलर तख्तीर में क्या होता है? ग्लोमेरुलस में क्या है? पूरा हमारा खून जो है वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद वो नीचे की तरफ आता है यानी हेनले के लूप में आता है, जहाँ पर मुख्तिर में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, उसको दोबारा से जज़्ब किया जाता है जिसको मुंतखब इंजज़ाब, जो कि दूसरा मरहला है, मुंतखब इंजज़ाब कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा मरहला है, आगे की तरफ हमारा माया गुजरता है, वहाँ पर क्या होता है? नालियों से इफराज होता है। यहाँ पर पोटाशियम सोडियम जैसे अयानों का इफराज होता है और इसके बाद जो सियाल आगे गुजरता है, माया आगे गुजरता है, उसमें सिर्फ पानी और यूरिया पाया जाता है जिसे कि यूरिन या पेशाब कहा जाता है। पेशाब 3 मरहलों से तैयार होता है। देखिए पहले मरहले में क्या होता है? ग्लोमेरुलर तख्तीर, दूसरा मरहला है मुंतखब इंजज़ाब, तीसरा मरहला है नालियों से इफराज। ग्लोमेरुलर तख्तीर में अभी हमने देखा नेफ्रॉन की शक्ल में, चूँकि खून ज़्यादा दबाव के साथ नेफ्रॉन में दाखिल होता है, इसे ग्लोमेरुलर तख्तीर कहा जाता है। मुख्तर में ज़रूरी तग़ज़िया अशिया जैसे पानी है, ग्लूकोज है, विटामिन है, अमाइनो एसिड्स की, और गैर ज़रूरी अशिया जैसे नाइट्रोजनी फासिद मादे और सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही तख्तीर आगे गुजरता है तो हेनले के लूप से होकर गुजरता है, तो ये क्या होता है? मुंतखब इंजज़ाब का अमल शुरू होता है। तख्तीर शुदा माए से उर्क़े शीरियाँ ज़रूरी अशिया जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, चरबदार तुरशे, ग्लिसरॉल वगैरह को दोबारा से जज़्ब कर लिया जाता है। इस अमल को मुंतखब इंजज़ाब कहा जाता है। मुंतखब इंजज़ाब जो है बच्चों वो इन अमल तदाखिल, अमल नफूस और चुस्त अमल के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है नालियों से इफराज, ट्यूबुलर सीक्रेशन। जब बकाया मुख्तिर माया नली के आखिरी सिरे से गुजरता है तो नली के खुलियों में पोटेशियम और अमोनियम के नमकियात और हाइड्रोजन आयन और यूरिक तुरशे इसमें इफराज होते हैं। ये अमल नालियों से इफराज कहलाता है। इस अमल के बाद मुख्तिर जिसमें यूरिया, नाइट्रोजनी फजूल मादे और नमकियात होते हैं, इसी को हम पेशाब कहते हैं, जो हल्के जर्द रंग का होता है। इसमें पानी, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिक तुरशे और खलील मकदार में अमोनिया पाया जाता है और पानी में हलपज़े विटामिन भी होते हैं। हमारे पेशाब में तकरीबन 95% पानी पाया जाता है, 2.5% यूरिया और 2.5% दिगर नमकियात, एसिड्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। अगर हमारे गुर्दे काम ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे गुर्दे नाकारा हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, किस वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं? कोई इन्फेक्शन की वजह से या चोट की वजह से, और गुर्दों में खून का बहाव जब रुक जाता है तो गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं, गुर्दों का फ़ाल इससे मुतासिर होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए एक अमल होता है जिसे हम कहते हैं मस्नवी गुर्दा या हीमोडायलिसिस।
अगर गुर्दे हमारे नाकारा हो चुके हैं तो उस वक्त क्या होगा, जो यूरिया हमारे खून में है वो हमारे खून में ही रहेगा जिस्म में, ऐसे ही वो क्या है करता रहेगा, दौरान करते रहेगा और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो लिहाजा इस सूरत में हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस का अमल अंजाम दिया जाता है जिसे मसनवी गुर्दा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं, हीमोडायलिसिस या मसनवी गुर्दा वो आला है जिसमें नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फुजलात को डायलिसिस के ज़रिए खून से बाहर निकाला जाता है। शक्ल में आप देख रहे हैं मरीज़ के हाथ से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर आपको खून निकाला जा रहा है मरीज़ के हाथ से। शरीयान के ज़रिए जो खून बहता है वो यहाँ पर डायलिसिंग मशीन में दाखिल होता है। डायलिसिंग मशीन क्या है, एक नीम नफूस पजीर झिल्ली से बनी होती है जहाँ पर डायलिसिंग सोल्यूशन होता है या सियाल होता है जिसमें क्या होता है, खून जैसे तमाम माया पाया जाता है, इसमें सिर्फ क्या नहीं होता, यूरिया नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हमारे खून को दाखिल किया जाता है और खून दाखिल होने के बाद यहाँ से यूरिया जो होता है बच्चों उसको अलहदा किया जाता है और फिल्ट्रेट जो खून होता है, जो साफ़ खून होता है, फिर से मरीज़ को दोबारा जिस्म में दाखिल किया जाता है। इस तरह का अमल कहलाता है हीमोडायलिसिस। अगर हमारे गुर्दे नाकारा हो चुके हैं तो इस तरह से हीमोडायलिसिस के ज़रिए खून की सफाई की जाती है। आइए इस वीडियो के ज़रिए देखें कि डायलिसिस किस तरह से अंजाम दिया जाता है। डायलिसिस वो तरीक़ाकार है जिसमें जिस्म से फ़ुज़ूल मादे मसनवी तरीक़े से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये अमल जब किया जाता है जबकि गुर्दा नाकारा हो जाता है, यानी गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते। गुर्दे फ़ुज़ूल मादों को जिस्म से ज़ायद पानी और इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया को यूरिन की शक्ल में खारिज करते हैं। अगर गुर्दे नाकारा हो जाए तो फ़ुज़ूल मादे जिस्म में जमा हो जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं और बहुत ही पेचीदा मसाइल वो पैदा कर सकते हैं, जैसे कि खून का दबाव बढ़ जाता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। इन हालात में डायलिसिस का अमल किया जाता है। डायलिसिस दो मुख्तलिफ हालात में किया जाता है। नंबर 1, अगर गुर्दे नाकारा हो जाए या गैर फ़ाइल हो जाए, वो काम नहीं कर सकें। दूसरा, जिस्म से फ़ुज़ूल मादों को निकालने के लिए भी डायलिसिस का अमल अंजाम दिया जाता है। डायलिसिस दो किस्म का है, हीमोडायलिसिस और नंबर 2 है पेरिटोनियल डायलिसिस। आइए देखें कि हेमोडायलिसिस किस तरह से अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर हीमोडायलिसिस में डायलिज़र की मदद से ये एक मशीन के ज़रिए अंजाम दिया जाता है जो कि जिस्म के बाहर रखी जाती है और जिस्म में पाए जाने वाले फ़ुज़ूल मादों को बाहर खारिज करती है। यहाँ पर पहले मरीज़ को बेहोश किया जाता है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से उसके हाथ में कट लगाकर एक ट्यूब के ज़रिए शरीयान और वरीद को जोड़ा जा रहा है। और एक तरीक़ा जिसमें शरीयान और वरीद दोनों नालियों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सुइयों को जिस्म में दाखिल किया जाता है और एक सुई के ज़रिए आलूदा खून यानी जिसमें गैर ज़रूरी मादे हैं वो डायलिसिंग मशीन के से गुज़रते हुए जब फिल्ट्रेट से आती हैं, इसके अंदर एक एब्जॉर्बिंग झिल्ली होती है जो गैर ज़रूरी मादों को जज़्ब कर लेती है। ये झिल्ली सेमी परमिएबल परत से बनी होती है। उसके बाद डायलाइज़र जो होता है वो तमाम फ़ुज़ूल मादों को जज़्ब कर लेता है और साफ़ खून को मरीज़ के जिस्म में दोबारा दाखिल किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से खून की सफाई हो गई और साफ़ खून जिस्म के मरीज़ में दोबारा दाखिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि पौधों में किस तरह से इखराज होता है। पौधों में इखराज के लिए ऐसा लाहा अमल इख्तियार किया जाता है जो जानवरों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हमने देखा कि मुख्तलिफ जानवरों में उज़वियों में अलग अलग तरह के अज़ा होते हैं जो इखराज का अमल अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर नबातात में ये अमल बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आता है। जैसे ज़ियाए तालीब के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन भी पौधों के लिए एक फजला है। पौधे अपने ज़ायद ऑक्सीजन और पानी को अम्ल सीरियान के ज़रिए खारिज करते हैं। पौधों में बहुत ज़्यादा मुर्दा खुलियात होते हैं और कुछ हिस्सों पर
पौधे क्या करते हैं, पत्तों को गिराकर फुजलाती मादों को खारिज करते हैं। जैसा कि ख़ज़ां के मौसम में आप देखते हैं पत्ते क्या होते हैं, पीले होकर झड़ने लगते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, अपना तमाम फुजलाती मादा ऐसे पत्तों में दाखिल करते हैं और पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, जिसे आप पतझड़ कहते हैं। पौधों में इखराज देखिए किस तरह से होता है, पत्तों के ज़रिए होता है, क्योंकि दिन के वक्त जब ज़ियाई तालीफ का अमल होता है तो एक फजूल मादा बनता है पौधे के अंदर, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। ये ऑक्सीजन को स्टोमाटा के ज़रिए खारिज किया जाता है। और रात के वक्त क्या होता है बच्चों, जब पौधे ज़ियाई तालीफ का अमल नहीं करते, रात के वक्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो करते हैं तवानाई हासिल करने के लिए, और कुछ मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को वो खारिज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फजूल मादा है पौधों में, जो पत्तों के ज़रिए खारिज किया जाता है। यहाँ दूसरी शक्ल में आप देख सकते हैं कि ज़मीन से जो पानी जज़्ब किया जाता है जड़ों के ज़रिए, ज़ैलम बाग के ज़रिए, ये पानी जो होता है वो आगे शाखों में आकर पत्तों में जमा होता है और पत्तों से क्या होता है, पानी खारिज होता है, जिसे आप अम्ले सीरिया या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो पानी खारिज होता है अम्ले सीरिया में, वो पानी कहलाता है, वो पानी क्या होता है, आबी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। बास टाइम क्या होता है, पत्तों के किनारों पर भी पानी की बूंदें जमा होना शुरू होते हैं, जिसे हम गटेशन कहते हैं। यहाँ पर भी पौधे क्या करते हैं, अपना ज़ायद पानी इस तरह से भी खारिज करते हैं। और दूसरा जो पौधों के अंदर फुजलात हैं, यहाँ पर आप गोंद देख रहे हैं, गोंद भी पौधों नबातात के लिए फुजलात हैं, उसको भी वो अपने जिस्म से खारिज करते हैं। इस तरह क्या है, और दूसरे फुजलात जैसे रेजिन्स हैं, लैक्टिक्स है, ये तमाम फुजलात हैं जो नबातात में बनते हैं। बहुत से पौधों में फुजलाती महासिलात खुलियों के वैक्यूल्स में जमा होते हैं। वैक्यूल जिसे खालिया कहा जाता है, नबाताती खुलियों में बड़े बड़े खालिया आपको नज़र आते हैं। तो पौधों के फुजलात इस वैक्यूल्स में जमा रहते हैं। पौधे जिन पत्तियों को गिराते हैं इनमें भी फुजलाती मादे जमा रहते हैं। फुजलाती रेजिन्स और गोंद की शक्ल में भी ख़ास तौर से पुराने जाइलम में जमा रहते हैं। पौधे कुछ फुजलाती अशिया को अपने आसपास की मिट्टी में यानी जड़ों के ज़रिए भी पौधे फुजलात को खारिज करते हैं। आइए इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे कि पौधों में इखराज किस तरह से अंजाम दिया जाता है। हम देख चुके हैं कि इंसानों में इखराज किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे कि पौधे ये काम किस तरह से करते हैं। पौधों में इखराजी मादों की एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले ज़ियाई तालीफ के अमल के बाद पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो पौधों के लिए एक फजूल मादा है। इसके अलावा दीगर तहवीली सरगर्मियों से भी पौधों के अंदर फजूल मादे बनते हैं। इसके अलावा और दूसरी भी सरगर्मियां हैं जिसके ज़रिए भी पौधे फजूल मादे बनाते हैं, और ये फजूल मादों को वो किस तरह खारिज करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले जो ऑक्सीजन पौधों में तैयार होता है वो ऑक्सीजन पौधों के लिए एक फजूल मादा है। ऑक्सीजन का इखराज पौधे किस तरह से करते हैं, आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब किया जाता है स्टोमेटा के सुराखों के ज़रिए और ऑक्सीजन को खारिज किया जाता है। तो इस तरह पौधे ऑक्सीजन से छुटकारा हासिल करते हैं। दूसरे तहवीली सरगर्मियों के दौरान बनने वाले फजूल मादे पौधों के अंदर, पत्तों के अंदर नबाती खुलिये में जो खालिया होता है उसके अंदर तमाम फजूल मादों को जमा किया जाता है। वैक्यूल्स जो होते हैं खालिये, ये पौधे के डस्टबिन भी कहलाते हैं। यहाँ पर गैर ज़रूरी फजूल मादे जमा होते हैं। तमाम खुलियों में जब इस तरह के गैर ज़रूरी मादे जमा होते हैं तो पौधे क्या करते हैं, इन मादों से छुटकारा हासिल करने के लिए वो पत्तों को झड़ाते हैं। पत्तों को झड़ाकर या पत्तों को गिराकर पौधे इन फजूल मादों से छुटकारा हासिल करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से जब फजूल मादे तमाम पत्ते में दाखिल होते हैं तो पत्ता झड़ जाता है। तो पत्तों के ज़रिए भी पौधे अपने फजूल मादों को खारिज करते हैं। दूसरे तहवीली सरगर्मियों के दौरान बनने वाले फजूल मादे जैसे रेजिन्स हैं, गोंद हैं, ये किस तरह से खारिज होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि बहुत ही पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं। रेजिन्स और गोंद को पौधे पुरानी जाइलम में जमा कर लेते हैं। जब पौधों की जो छाल होती है वो गहरे रंग की हो जाती है और बहुत ही सख्त होती है, तो उन छाल के अंदर रेजिन्स और गोंद पाए जाते हैं। जब इनको ये छाल को काटा जाता है
तो आप देख सकते हैं यहाँ से माए की शक्ल में रक़ीक़ हालत में कुछ मादे खारिज होते हैं। अब ये मादे क्या हैं? ये पौधों के फ़ुज़ूल मादे हैं। तो इस तरह से पौधे क्या करते हैं? फ़ुज़ूल मादों को गोंद और रेज़िन्स की शक्ल में खारिज करते हैं, जबकि दीगर फ़ुज़ूल मादों को पौधे जड़ों के ज़रिए ज़मीन में, मिट्टी में खारिज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पौधों में बनने वाले फ़ुज़ूल मादे कौन से हैं और वो किस तरह से खारिज किए जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम देखें कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। हमने देखा कि इंसानों और नबातात में इखराज किस तरह से अंजाम दिया जाता है। इंसानों में हलपजीर नाइट्रोजनी मुरक्कबात की शक्ल में इखराजी मादों को गुर्दों में नेफ्रॉन के ज़रिए हटाया जाता है। इंसानों में पेशाब के बनने के मराहिल के बारे में हमने मुताला हासिल किया और हमने देखा कि किस तरह फुजलाती मादों से निजात पाने के लिए मुतअद्दिद तकनीकों का इस्तेमाल नबातात करते हैं। आइए देखें कि आपने क्या सीखा, इस क्विज़ के ज़रिए चेक करेंगे। तो लिहाजा सवालात के जवाबात देने की कोशिश कीजिए, सवालात को गौर से पढ़िए, समझिए और जवाबात देने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1 है, गुर्दे की साख्ती और फेली इकाई कहलाती है। बिल्कुल ही आसान सवाल है, अभी हमने देखा गुर्दे के अंदर इकाइयाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है विली या ऑप्शन डी एल्वलाई। बताइए कौन सा जवाब सही है इसमें? सही जवाब है इसका नेफ्रॉन। गुर्दे की साख्ती और फेली इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, इंसानों में गुर्दे जिस निज़ाम का हिस्सा हैं वो है। कौन से निज़ाम से गुर्दे हमारे ताल्लुक़ रखते हैं? ऑप्शन ए तग़ज़िया, ऑप्शन बी तनफ़ुस, ऑप्शन सी है इखराज, ऑप्शन डी है नक़्ल व हमल। सही जवाब है इसका इखराज। सवाल नंबर 3, मुंतखब इंजज़ाब नेफ्रॉन के किस हिस्से में वाक़ होता है? यानी यहाँ पर कुछ मादों को दोबारा से जज़्ब किया जाता है। जो फ़ुज़ूल मादे हैं, हमारा जिस्म दोबारा से उसको जज़्ब करता है, तो ये कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में होता है? ऑप्शन ए बोमन कैप्सूल, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी है हेनले का लूप, ऑप्शन डी है ज़ख़ीरा नली। सही जवाब है इसका हेनले का लूप से होकर मुंतखब मादों का दोबारा से इंजज़ाब होता है। सवाल नंबर 4, फ़ुज़ूल मादों का छुटकारा पाते हैं पौधे किस तरीक़ों से फ़ुज़ूल मादों का छुटकारा पाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल सीरियान के ज़रिए या ऑप्शन डी पत्तों को गिरा कर, ऑप्शन सी है गोंद और रेजिन्स को बनाकर या ऑप्शन डी है दर्ज वाला सभी सही हैं। तो पौधे में जो फ़ुज़ूल मादे बनते हैं वो किस तरीके से उससे छुटकारा हासिल करते हैं? देखिए सही जवाब कौन सा है? जी हाँ, दर्ज वाला सभी तरीक़ों से अम्ल सीरियान के ज़रिए ज़ायद पानी को खारिज करते हैं। फ़ुज़ूल मादे पत्तों में जमा होते हैं और वो पत्ते गिर जाते हैं। गोंद और रेजिन्स भी जो तने के ज़रिए खारिज होते हैं वो भी पौधों में बनने वाले फ़ुज़ूल मादे हैं। सवाल नंबर 5 है, नेफ्रॉन का वो हिस्सा जहाँ पर कैपिलरीज़ का गुच्छा पाया जाता है। अभी हमने देखा कि मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे गुर्दों में, और वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर क्या होते हैं? कैपिलरीज़ की यानी खून की उर्ख़े शीरियाँ का गुच्छा पाया जाता है। ऑप्शन ए है बोमन कैप्सूल, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी ज़ख़ीरा नली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइए बच्चों। इसका सही जवाब है ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल के अंदर खून की नालियों का गुच्छा होता है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो यहाँ पर आज का सबक हमारा ख़त्म होता है और आपको एक होमवर्क दिया जाता है बच्चों। इन सवालात को पढ़िए और जवाबात लिखने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1, इखराज से क्या मुराद है? अभी हमने देखा कि जिस्म में तहवीली आमाल के दौरान बहुत सारे फ़ुज़लाती मादे बनते हैं जिसको जिस्म से बाहर किया जाता है। इसी अमल को हम इखराज कहते हैं। सवाल नंबर 2, इखराजी निज़ाम की साफ शक्ल उतार कर हिस्सों के नाम लिखिए। इखराजी निज़ाम की शक्ल भी हमने देखी थी। सवाल नंबर 3, इखराजी महसूलात से छुटकारा पाने के लिए पौधे किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन से तरीक़ों के ज़रिए पौधे फ़ुज़लाती मादों को खारिज करते हैं? सवाल नंबर 4 है, पेशाब बनने की मक़दार को किस तरह कंट्रोल किया जाता है?
ये तमाम सवालात के जवाब लिखिए और अपने टीचर्स को बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो सबक है वो ख़त्म हो जाता है। आमाल ज़िंदगी जो सबक है, हमने देखा कि जानदारों और गैर जानदारों में फ़र्क किस बुनियाद पर किया जाता है। उनमें होने वाली हरकत, नशोनुमा और सांस लेने वाला अमल यानी तनफ़ुस के ज़रिए किसी जानदार और गैर जानदार को हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जानदारों में होने वाले मुख्तलिफ आमाल को देखा जो किसी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वो आमाल कौन से हैं? तग़ज़िया है। तग़ज़िया के बारे में हमने तफ़सीलन मुताला हासिल किया है इस क्लास में, है ना। और हमने देखा कि जो तग़ज़िया के बाद क्या होता है, हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है उसको सांस के ज़रिए खारिज किया जाता है, अम्ल तनफ़ुस जिसे कहते हैं हम। उसके बाद इखराजी महसूलात को जिस्म से खारिज करने का अमल इखराज कहलाता है। और जबकि तमाम मादों की सरबराही होती है खून के ज़रिए, दिल खून को पंप करता है और जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून को पहुंचाता है। नक़्ल व हमल के बारे में हमने मुताला हासिल किया, तो लिहाजा ये सबक यहाँ पर मुकम्मिल होता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा सबक आपने अच्छे से सुना होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। यहीं पर मेरी क्लास ख़त्म होती है। शुक्रिया।